हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये हमारी सेकंड वीडियो होने जा रही है इस चैप्टर पे। तो बिना किसी देरी के ये टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है, टॉपिक जो कुछ कॉन्सेप्ट इसका कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक सा। बस इस पे और एक थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल आ जाता है। एक मैं क्वेश्चन इस पे कराऊंगा अभी इस टॉपिक के बाद। वो क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो उससे अब तक की जितने भी हमने 2-3 टॉपिक पढ़े थे सारे आपके रिवाइज भी हो जाएंगे और उनके कॉन्सेप्ट भी आपको इस क्वेश्चन में यूज़ करने पड़ेंगे। आप उस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना। मैं उसका आंसर जो है बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं उसका आंसर बताऊंगा। आप अपना आंसर नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में या आंसर नहीं भी आता है तो वो भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मैं जो हूँ उस क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो आंसर आपको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बेसिकली क्या होता है, ज़रा देखो यहाँ पे। मान लो कि मेरे पास 2-3 चार्जेस हैं, एक है Q1, Q2 और Q3। हमने लास्ट देखा था कुलूम्स लॉ। ठीक है, हमने देखा था कि चार्जेस जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, और किस तरह निकाल सकते हैं उनका मैग्नीट्यूड, किस तरह निकाल सकते हैं हम, कुलम्स लॉ से निकाल सकते हैं। अब मैं एक आपको बेसिक सा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि मान लो कि जब भी हम किसी रश वाली बस में चढ़ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है ऑलरेडी बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, सीट तो है ही नहीं, बहुत सारे पैसेंजर्स उसमें खड़े हुए हैं। अब आप उसमें चढ़ गए। अब जब बस हमारी चलेगी तो जहाँ पे भी रुकेगी, स्टार्ट होगी, तो हमको जो है अपने नेबर जो पैसेंजर होते हैं उनसे फोर्स एक्सपीरियंस होता है हमको। ठीक है, वो हमको धक्का देते हैं। कई बार हमारे धक्के से वो लोग गिर जाते हैं। ये क्या होता है, जिस तरह से वो जानबूझ के नहीं कर रहे, आप इंटेंशनली नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। क्यों? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वही केस जो है इनके साथ भी होता है। मान लो कि ये 3 पैसेंजर्स हैं। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन जो तो होगा वो तो होगा ही, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ये वो पैसेंजर है जो आप चढ़े थे, तो इसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होगा। इसके ऊपर फोर्स इतना अप्लाई होगा जितना ये इसके ऊपर डालेगा, प्लस में जितना ये इसके ऊपर डालेगा। एक तरफ ये वाला डाल रहा है, एक तरफ ये वाला इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये चीज़ होती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, यानी कि अगर मेरे से कोई पूछे कि इस सेकंड Q2 चार्ज पे नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और जो है मैं कैसे लिखूंगा कि सेकंड वाले चार्ज पे नेट फोर्स ऑन सेकंड, यहाँ पे नेट भी लिख दो। नेट फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज इक्वल्स टू कितना है, फोर्स बाय द फर्स्ट चार्ज प्लस में इसको भी ऐसे लिखेंगे कि जितना फोर्स इस पे नेट चार्ज कितना आ रहा है, कि जितना फोर्स ये वाला इस पे अप्लाई कर रहा है प्लस में जितना फोर्स ये वाला इस पे अप्लाई कर रहा है। अब कैसे लिखेंगे कि ये वाला इस पे अप्लाई कर रहा है, तो देखो फोर्स अप्लाई हो रहा है, किस पे हो रहा है, सेकंड वाले पे, तो 2 पहले लिखा, किसकी वजह से हो रहा है, फर्स्ट वाले की वजह से, तो 1 लिख दिया। ये हो गया। तो जो हम इसको हम पढ़ेंगे अगर, तो मैं क्या कहूँगा कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ठीक है, इसी तरह से ये प्लस थर्ड चार्ज सेकंड पे निकाल रहे हैं, किसकी वजह से, थर्ड की वजह से। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस हो जाए कहीं कहीं, तो उन सब का जो है इस तरह से हम सब निकाल लेंगे, तो वो हमारा नेट चार्ज मेरे को मिल जाएगा सेकंड चार्ज Q2 पे। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, यही था, इसमें और कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसलिए मैं इस पर एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, वो आप इसको लिखो। मैं जो हूँ आपके पुराने सैम्पल पेपर्स देख रहा था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने लिखा भी है। पहले क्वेश्चन ही लिख लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स force of repulsion between
between two positively charged ions carrying equal charges कितना 3.7 into 10 की पावर -9 न्यूटन. Okay, when they are separated by a distance of how many electrons are missing from each ion. तो एक क्वेश्चन हो गया आपका, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग द इक्वल चार्ज इतना, उनके बीच का सेपरेशन इतना, और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस. इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना, कोई नया कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगाना है. जितना भी आपको लास्ट वीडियो में और ये जो टॉपिक बताया गया है इसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. आराम से हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के. ठीक है, आंसर जितना भी आएगा नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, सही या रॉन्ग वो आपको टीम बता देगी. और अगर नहीं आता है तो भी बता देना, तो मैं आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, अच्छा इसको ये क्वेश्चन हो गया, देख लो एक बार और इसके बाद जो है नए टॉपिक पे चलते हैं अपने, रिलेटिव परमिटिविटी. नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी. इसका दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अच्छा, मेनली जो आपको न्यूमेरिकल्स में जब भी आपको इसके बारे में कुछ वैल्यू दी जाए या पूछी जाए तो जो है वहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी वाला वर्ड जो है कम यूज़ होता है. वो लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, वो लोग इस वर्ड को ज़्यादा यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बाई चांस अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, बाई चांस अगर आप भूल गए तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी. क्योंकि इस चैप्टर में ऐसी कई जगह ऐसी टर्म्स आती हैं जो जिनके की नाम बहुत सिमिलर हैं. ठीक है, और उन्हीं की वजह से आप जो है कंफ्यूज आसानी से हो सकते हो, और आप चाह के भी वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपको याद नहीं आएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था. ठीक है, तो इसलिए जो है आपको ये वाला वर्ड जरूर याद रखना है. और रिलेटिव परमिटिविटी होगा तो मेरे ख्याल से इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप आराम से याद कर ही लोगे. अच्छा, तो रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है बेसिकली? रिलेटिव का मेरे को मीनिंग बताओ. रिलेटिव वर्ड हम साइंस में स्पेशली अगर मैं बात करूं फिजिक्स में तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं इस वर्ड को जहाँ पे हम किन्हीं दो चीज़ों के बारे में कोई रिलेशन की बात हम जब करते हैं. एम आई राइट? चाहे वो फिर कोई दो बॉडीज़ हो, अब यहाँ पे चार्जेस की बात हो रही है तो चार्ज भी हो सकते हैं, कोई फोर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि किन्हीं दो चीज़ों के बीच में. अच्छा, अब वो दो चीज़ क्या हो सकती है? वो है परमिटिविटी. परमिटिविटी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी जब हमने कुलम्ब्स लॉ देखा था. तो तब हमने शायद जहाँ तक मेरे को याद है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट देखा था, है ना? तो वहाँ पे हमने तब देखा था. अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी की मैं डेफिनेशन बाद में दूंगा, पहले इसका जो है एक्सप्रेशन जो होता है वो डिराइव करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का होता क्या है. तो जरा देखो, अब मान लो कि मैंने दो चार्जेस लिए हैं, Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस जो है कितना है? वो है R. मेरे को जो है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो भी होगा वो निकालना है. वो मेरे को पता है कैसे निकाल सकता हूँ मैं, कुलम्ब्स लॉ से निकाल सकता हूँ. और ये जो है अभी यहाँ पे फ्री स्पेस में रखे हुए हैं,
इनके आसपास मीडियम कैसा फ्री स्पेस है, वैक्यूम मीडियम है, आराम से कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फोर्स इन वैक्यूम ऐसे निकाल लिया मैंने, ठीक है। फोर्स इन वैक्यूम इक्वल्स टू में कितना होता है 1/4πε0 इंटू में Q1 इंटू में Q2 अपॉन में r², ठीक है, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये हो गई ε0। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो हो गई मेरी फ्री स्पेस में फोर्स। अब जो हो मैं इसे फोर्स तो हम निकाल रहे हैं किसी मीडियम में, किसी मीडियम में हम यहाँ पे फोर्स निकाल रहे हैं। तो फोर्स इन एम लिख देता हूँ मैं, छोटा सा एक एम, मतलब कि मीडियम में, कोई भी मीडियम ले लिया, कोई भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1/4πε हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि अगर परमिटिविटी ऑफ किसी मीडियम की बात होती है तो खाली एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एम भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। नहीं भी लगाओगे तो भी पता चलेगा कि ये किसी परमिटिविटी जो है किसी मीडियम की है। अच्छा, 1/4πε इंटू में Q1 इंटू में Q2 अपॉन में r²। चार्जेस वही हैं, मेरा डिस्टेंस सेम है, मैंने कुछ चेंज नहीं करा, सिर्फ चेंज हुआ है तो मीडियम हुआ है। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान ली, इक्वेशन 2 मान ली, डिवाइड कर दूंगा 1 को 2 से, डिवाइड 1/2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू 1/4πε0 अपॉन में 1/4πε इंटू में Q1 Q2 अपॉन में r² अपॉन में Q1 Q2 अपॉन में r²। अब मेरे को क्या दिख रहा है, 4π से 4π कैंसिल हो रहा है, Q1 Q2/r², Q1 Q2/r² पूरे कैंसिल हो रहा है, बचा क्या 1/ε0 अपॉन में 1/ε। इसको भी सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम यानी कि एप्सिलॉन अपॉन में ε0। ये जो मेरा एक्सप्रेशन आया है, ये जो मेरी टर्म आई है, ये इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो क्या होगी, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द permittivity of the free space, that is E upon epsilon upon में ε0 is called dielectric constant या फिर relative permittivity। और यहाँ से हम जो है एक रिलेशन और हमको मिल जाता है, फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू में फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में K, ठीक है। किसी भी मीडियम में अगर आपको जो है फोर्स निकालने के लिए कह दे, मान लो कि कोई ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना, इसमें 2 मार्कर बड़े आराम से बन जाता है, कोई एंट्रेंस में भी और जो हमारे बोर्ड में भी, दोनों में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 नंबर का सवाल 1 नंबर का सवाल बड़े आराम से इस पर बनता है। आपको पूरा अच्छे से क्वेश्चन बना के देगा कि हाँ भैया आपके पास 2 चार्जेस हैं, उस पर इतना चार्ज है, उस पर इतना कुलम का चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस ये है, और जो है खुद ने ये भी कह दिया कि हाँ इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, वो इनके बीच में कुलम्स लॉ दे रखा है, कुलम्स फोर्स दे रखा है कितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रखा है कितना, इतना दे दिया आपको, कोई मैग्नीट्यूड दे दिया कि इनके बीच में इतना फोर्स है। अच्छा, अब आपको कह रहा है कि जिस मीडियम में रखे हुए हैं, अब इन्हीं ऐसे के ऐसे ही सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को जो है हम उठा के किसी मीडियम में ले गए। देखिए कितनी खिचड़ी बना रहा है वो 2 नंबर के सवाल की, जैसे कोई 5 नंबर का न्यूमेरिकल हो, ठीक है। तो अब वो इस पूरे सिस्टम को जो है हम उठा के किसी मीडियम में ले गए हैं, जिसका कि K यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है, वो भी दे दिया आपको। अब कह रहा है कि बताओ इसमें कि फोर्स ऑफ उस मीडियम में फोर्स कितना होगा, तो ये मेरे को निकालना है। तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं उनको अलग अलग सॉल्व करने से अच्छा है, मैं अगर कोई कंफ्यूज हो गया तो पहले फिर से वो निकालेगा Q1 Q2/r² इंटू में K करके, जो कि उसने ऑलरेडी गिवन है, जो कि उसने ऑलरेडी गिवन कर रखा है मेरे को। फिर भी
और अगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फॉर्मूला याद होगा, तो जो फोर्स की उसने वैल्यू दी है वो यहाँ रखेंगे, के की जो वैल्यू यहाँ रखेंगे, दोनों को डिवाइड मारेंगे, आपको फोर्स इन मीडियम बड़ी आसानी से मिल जाएगा। यही हमको करना था। तो ये हो गया मेरा रिलेटिव परमिटिविटी, और यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिल के आई है, और इस रेशियो को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और द रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब वो क्वेश्चन मैंने आपको करा ही दिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देख ली हैं चार्जेस के बारे में, कि चार्ज क्या होता है, उनका लॉ क्या होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमें जितना बेसिक पढ़ना था वो तो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर के नाम पे के बेसिस पे अगर हम आगे चले तो हमारा आता है फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अब हमें थोड़ा देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जिस तरह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो कि हम बेसिक क्लासेस में 6th-7th में भी पढ़ते हैं कि मैग्नेट होती है, उसके चारों तरफ हमें बताया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसी तरह से चार्जेस के अराउंड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। चार्जेस के अराउंड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और साथ ही साथ जो है अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? आउटवर्ड होती है। आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ निकलते हैं। और यही अगर कोई मेरा नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड कमिंग होती है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्ड। ठीक है, अच्छा, ये हो गए मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव के। अगर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न फॉर प्लस एंड माइनस चार्जेस। ठीक है, अब ये जो प्लस एंड माइनस चार्जेस हैं कुछ एक साथ रख दिए इन्होंने, दोनों चार्जेस एक साथ हैं, तो अब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी ये हमको बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, पहले मैं बता देता हूँ फिर समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनानी है, ऐसे ड्रॉ करके आनी है। अब यहाँ पे देखो कोई भी रूल टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ है। पॉजिटिव से जो है बाहर की तरफ जाती है और नेगेटिव में अंदर की तरफ। पॉजिटिव से बाहर की तरफ जा रही हैं और माइनस वाले के लिए उसके अंदर आ रही हैं। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ से अंदर आ रही है, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो है ये कि एक तो ये हमेशा 90 डिग्री पे ही निकलती है। ये जो है 90 डिग्री पे ही निकलती है। ये देखो यहाँ पे भी 90 पे है और यहाँ पे भी 90 डिग्री पे है। ठीक है, और दूसरी ये है कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। यहाँ पे लग रहा होगा कि ये जो है इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत ही माइनर गैप होता है, पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गई तो एक पॉइंट की जो है दो डायरेक्शन निकल जाएंगी। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं वो भी देख लो। यहाँ पे मान लो कि मेरे को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, मेरे से कोई पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे जो है, ये जो पॉइंट है, मेरे को बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। तो मैं क्या बताऊंगा, मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं इस पॉइंट पे जो हूँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है,
टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो अब मेरे को इस टेंजेंट से पता चल जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में है। मेरे को पता चल गया कि ये जो है इधर की तरफ जा रही है, और वही हो रहा है, इधर की तरफ ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। अगर ये दो कोई पॉइंट जो है, मान लो इस तरह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अगर ये इंटरसेक्ट कर गई आपस में इस तरह से, तो क्या होगा, इस पॉइंट की अगर मेरे से कहा जाए कि इस पॉइंट पे मेरे को वो बताओ डायरेक्शन क्या है, तो टेंजेंट ड्रॉ करूँगा मैं। एक टेंजेंट ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, एक टेंजेंट ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है। अब एक ही पॉइंट की दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकती। जिस तरह से एक टाइम पे एक इंसान एक ही जगह पे हो सकता है, उसी तरह से दो एक पॉइंट की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो नहीं हो सकती एक ही टाइम पे। वही हो रहा है, इसलिए कभी ये जो है इंटरसेक्ट नहीं कर सकती आपस में। ये भी हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें जो है हम आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव कैसे करते हैं। मतलब कि जिस तरह से हमने फोर्स निकालना सीखा, एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया फोर्स के लिए कि हाँ, अगर मेरे को फोर्स निकालना पड़ जाए तो मैं कैसे निकालूंगा, कूलम्ब्स लॉ से। तो इसी तरह अगर मेरे को कोई कहे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कह दे, तो क्या करेंगे हम, तो उसके लिए भी हमारे पास जो है वो है फॉर्मूला है, वो डिराइव करेंगे। उससे पहले एक बात देख लो, एक बात और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी पॉइंट पे ही हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इट। बट अगर हमें किसी चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करना है या उसको डिफाइन करना है, तो हम कैसे करते हैं कि वो किसी पॉइंट पे ही करी जा सकती है। जैसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पे कितनी होगी, ये क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरह पूछेगा कि बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। ये नहीं कहेगा कि जो है ये यहाँ वहाँ पे जहाँ पे ये रखा हो, जहाँ पे वो आपस में मिल रहे हो, उस पॉइंट पे कितनी होगी, ऐसे कोई भी कुछ नहीं पूछेगा। क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, लेकिन लास्ट में वो यही पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बताओ कितनी हो रही होगी। अब वो उस पॉइंट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे भी हो सकता है, लेकिन पूछेगा किसी पॉइंट पे ही, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी पॉइंट पे ही डिफाइन होता है। अब जो है मैं क्या करते हैं, इसको जो है एक यहाँ पे सोर्स रख लिया हमने, एक तो डस्टर, मेरा एक ओ पॉइंट है, ठीक है, इस पे मेरा एक क्यू चार्ज रखा है। इस चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होगी, इस चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होगी। मेरे को बताना है कि इससे जो है आर वेक्टर की दूरी पे कोई पी पॉइंट है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पी पॉइंट पे, मेरे को ये बताना है। यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मेरे को ये बताना है। मैंने क्या कहा था, हमेशा क्वेश्चन जब भी आएगा वो यही आएगा कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा कोई यहाँ पे क्यू चार्ज है जो कि ओ पे रखा है, आर वेक्टर की दूरी पे है। अब बताओ कि पी पॉइंट पे, आर वेक्टर की दूरी पे एक पी पॉइंट है, उस पर मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो अब कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट पे हमें निकालनी होती है वहाँ पे हम रखते हैं एक टेस्ट चार्ज। क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज, इसको क्यू नोट बोलते हैं, जीरो लगा दो, क्यू लिख दो, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज की क्या खूबी है, क्या इसका काम है, इसको टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं, इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों, जब सारे चार्जेस एक जैसे होते हैं तो इसके साथ अलग क्यों। ये अलग है इसलिए ये अलग कहा गया है, इसका नाम अलग है। टेस्ट चार्ज की अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। इस बेचारे चार्ज की अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ऐसे हम चार्ज को यहाँ पे रखते हैं।
जिस तरह से हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले या टीवीज़ में दिखाते हैं हमको, कार्टून्स में भी दिखाते हैं कि साइंटिस्ट लोग वगैरह जो भी कोई नया केमिकल हो गया या कोई नया डिवाइस हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ इन्वेंशन जो नई होती है, उसका फर्स्ट ट्रायल होता है उसको पब्लिक करने से पहले, ठीक है, उसका ट्रायल होता है। और वो ट्रायल जो है ज़्यादातर टीवीज़ में दिखाते हैं कि वो चूहों पे, छोटे जानवरों पे, खरगोश पे, इन चीज़ों पे होता है, ठीक है। ज़्यादातर चूहों पे दिखाते हैं कि चूहों पे जो है उसका एक्सपेरिमेंट करा जाता है, उसका टेस्ट करते हैं। इसी तरह से यही समझ लो कि जो मेरा टेस्ट, ये जो Q0 है, ये एक चूहा है जिस पे अपना हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, इस पॉइंट पे ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसकी वजह से, ठीक है। ये हो गया। तो अब मेरे को पता है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है। अच्छा, अब मेरे पास दो चार्जेस हो गए, भले ही इसकी कोई वैल्यू हो या ना हो, वो चार्ज तो है, चाहे टेस्ट हो या ओरिजिनल हो। अब मेरे पास दो चार्जेस आ गए, तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों के फोर्स बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा वो निकाल लेते हैं पहले। फोर्स वेक्टर आर एफ वेक्टर इक्वल्स टू कितना होगा, 1/4πε0। फ्री स्पेस में रखे हुए हैं ये भी, ठीक है, फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। 1/4πε0 Q1 Q इंटू में Q0 अपॉन में R²। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्योंकि वेक्टर है तो R कैप भी लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मेरा फोर्स, ये Q0 कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा होगा, मतलब कि कितना फोर्स हो रहा है अभी यहाँ पे, इतना हो रहा है 1/4πε0। पहला चार्ज मेरा Q है तो Q आ गया, दूसरा चार्ज मेरा Q0 है तो Q0 आ गया, इनके बीच का R वेक्टर वो था तो R² इंटू में R क्या, ये हो गया मेरा इनके बीच का डिस्टेंस। अब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P वो होगी इलेक्ट्रिक ई वेक्टर इक्वल्स टू में फोर्स वेक्टर अपॉन में Q0। ये एक फॉर्मूला है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कैसे डिफाइन होती है, फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज। जिसने ये एक्सपेरिमेंट करा था, जिस साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला डिराइव करा था, कि ये कॉन्सेप्ट लेके आया था बेसिकली, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज ऐसा रखो, चार्ज जिसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, ये पूरी कहानी जिसकी थी, ये फॉर्मूला भी उसी का था। हम अपना भी अभी आगे फॉर्मूला बनाएंगे इसी फॉर्मूले की हेल्प से, लेकिन वो भी ठीक है, वो जो एक्सप्रेशन हम बनाने वाले हैं वो भी हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से बनाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला प्राइमरी है, ठीक। तो अब मेरे को पता है फोर्स वेक्टर कितना है मेरे पास, 1/4πε0 इंटू में Q इंटू में Q0 अपॉन में R² इंटू में R कैप। अच्छा, डिवाइडेड बाई Q0, ये यही वाला Q0 है, कोई और दूसरा नहीं लिया आपकी बार, ठीक है। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं। मेरे पास हमारा फाइनल एक्सप्रेशन कितना आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे इक्वल्स टू में कितना आ गई, 1/4πε0 इंटू में Q अपॉन में R² इंटू में R कैप भी लिख लेना, ठीक है। ये हो गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। इसी तरह से अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, कि कहीं एक ही जगह पे कई सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ जाए, तो चिंता मत करना, नॉर्मल अलजेब्रिक सम कर देना सबका, E1 E2 E3 प्लस में डैश En, ये हो गया आपका। जिस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था उसी तरह से इसको भी समझ लो, कि आपकी मान लो कोई सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे, कि आपको कह दे कि E1 इतनी है, E2 इतनी है, और आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है इतनी है,
और आपको कह दे कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो आप इस फॉर्मूले में रख के आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करेंगे, उनके एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे 2 पॉइंट्स पे बेसिकली, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 3 होते हैं, मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट, पहला एक्सियल, दूसरा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल और सीधा 90 डिग्री भी कहते हैं इसको, 90 डिग्री, और तीसरा फ्री, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट इन फ्री स्पेस। ठीक है, ये 3 जगह पे हम एक्सप्रेशन निकालते हैं अलग अलग। लेकिन जो है हमें, क्योंकि अपने इतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास कि हम पूरा का पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करके पेपर देने जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये स्मार्टनेस नहीं है। हमें जो है उतना ही अभी पढ़ना है जितना के लिए नंबर आ जाए हमारे। तो हम जो है मेन ये दोनों अपने करेंगे, इन दोनों पे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनता है। चाहे ऐसा भी हो सकता है दोनों पे, इस पे एक सवाल आ रहा है, इस पे एक सवाल आ रहा है, या ऐसा भी हो सकता है दोनों में से किसी एक पे सवाल आ जाए, पर क्वेश्चन आएगा ज़रूर इनमें से, इतना ध्यान रखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक कराऊंगा वो आप